Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 10 in a gravitation. Next topic is gravitational acceleration. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा है बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. ओके, अब ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये एक्चुअल में होता क्या है? अब हम इसको सीखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल. फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है? फ्री फॉल का मीनिंग सुनो. मेरे पास मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है, ठीक है. मान लो कोई ऑब्जेक्ट है लाइक स्टोन, ठीक है. मैंने स्टोन को ऊपर फेंका. मेरे को पता है स्टोन ऊपर जाएगा, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है. और नीचे किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा. ये आपको पता है क्योंकि अर्थ के अंदर फोर्स होती है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, ठीक है. अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा? फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है कि ऊपर से ऑब्जेक्ट जो आता है नीचे की ओर आता है. ये आपको पता है. अब जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो तेजी से आता है या नहीं आता? बहुत तेजी से आता है नीचे की ओर. इसका मीनिंग उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या आ रहा है बेटा? चेंज आ रहा है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है जब ऊपर से नीचे उसको फॉल डाउन करवाते हैं, जैसे इस मार्कर को मैं फेंक दूं नीचे, तो ये तेजी से नीचे की ओर जाएगा. क्यों जाएगा? ये आपको पता है. अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से. ओके, तो ये हमारे पास नीचे की ओर तेजी से मूव करेगा. अगर ये नीचे की ओर तेजी से मूव करेगा तो इसका मीनिंग इसका वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है बेटा? चेंज आ रहा है. जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है. तो इसका मीनिंग हमारे पास बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं तो उसके अंदर क्या हो रही है बेटा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है. तो इस टाइप की एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं. ओके, सुनो ध्यान से. मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर फ्री फॉल करवा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर तेजी से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. इसका मीनिंग उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से हो रही है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है. और इस टाइप की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं. अब ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुनो ध्यान से. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको निकालेंगे कैसे और इसको किससे डिनोट करते हैं? तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है बेटा इसको जी से डिनोट करते हैं. ओके, याद रख लेना. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं और इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेविटी होता है. इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेविटी होता है. ओके, और कैपिटल जी से हम किसको डिनोट करते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स को. कैपिटल डी से किसको डिनोट करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को. और स्मॉल जी से किसको डिनोट कर रहे हैं हम? ग्रेविटी को, जो कि हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है. ओके, और इसके जो एसआई यूनिट होते हैं वो एक्सेलरेशन की होते हैं. मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट किसमें होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. तो हमारे पास स्मॉल जी या ग्रेविटी के यूनिट भी किसमें होंगे बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर ही होंगे. ओके, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के कारण प्रोड्यूस हो रही है तो जो एक्सेलरेशन के यूनिट होंगे वही इस ग्रेविटी के क्या होंगे बेटा? यूनिट होंगे. ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे जी की. जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? इसका फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करेंगे? आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल क्या होता है? m इंटू में a, मतलब मास इंटू में एक्सेलरेशन. ओके, और हमें यहाँ पे पता है कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रहा है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे जी लगा दिया. a की जगह यहाँ पे जी लगाया. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू ग्रेविटी. किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से? जी की वजह से. ठीक है, तो इसलिए मैंने ए को जी में चेंज कर दिया. यहाँ पे लिख लेना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एफ इक्वल क्या आ गया? एम इंटू जी. तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास. अब सेकंड इक्वेशन क्या होती है? अभी हमने निकाला था पीछे फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उसका फॉर्मूला क्या था कि एफ इक्वल क्या होता है? जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर. यही होता है हमारे पास फॉर्मूला. इसको सेकंड मान लेंगे. अब क्या करना है? दोनों को एक दूसरे के क्या रख देना है? इक्वल रख देना है. तो एफ से एफ कैंसल आउट. क्या बचेगा? एक तो बचेगा हमारे पास बेटा m इंटू में g
इक्वल क्या बचेगा, जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, ये बचेगा। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल आउट, जी का वैल्यू क्या आ गया यहां से, जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया है, जी क्या आ गया, जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, ये कहां से ऑब्टेन किया, यहां से ऑब्टेन किया, पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों को आमने सामने रख दिया, एफ से एफ कैंसिल आउट, यहाँ एम से एम कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया एम जी को इसके इक्वल रख दिया, तो ये आ गया एम से एम कैंसिल आउट, तो जी इक्वल क्या आ गया, जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ग्रेविटी का फॉर्मूला। ग्रेविटी का फॉर्मूला एक और होता है हमारे पास, अगर मान लो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होगा तो वहां पे डिस्टेंस नहीं होगी, वहां पे डिस्टेंस से उसको डिनोट नहीं करेंगे, वहां से उसको डिनोट करेंगे आर से। आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, जितना रेडियस होगा अर्थ का उससे डिनोट करेंगे। तो ये एक और फॉर्मूला बनता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, याद रख लेना, ये दूसरा है। ये जी इक्वल क्या है, जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। डी कब यूज करते हैं, जब हम अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जब डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, जब उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो तो डी यूज करना है। जब हमारे पास अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास हो कोई ऑब्जेक्ट, तब हम क्या करेंगे, यूज बेटा आर यूज करेंगे, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, याद रख लेना। ओके, तो जी इक्वल क्या होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रख लेने, किसके, ग्रेविटी के। ओके, एक चीज आपने और याद रख लेनी है बेटा, मेरे को ये बताओ, जो हमारी ग्रेविटी होती है, जो हमारी ग्रेविटी होती है वो अर्थ के पोल पे ज्यादा होती है या अर्थ के इक्वेटर पे ज्यादा होती है। इस साइड क्या होता है हमारे पास, अर्थ का इक्वेटर होता है, और इस साइड हमारे पास क्या होता है, पोल होता है। अर्थ जो है पूरा का पूरा स्फीयर के जैसा नहीं होता, इसके जैसा मान लो होता हो, तो पोल से ये जो अर्थ का सरफेस है, पोल से अर्थ के सरफेस की दूरी कितनी है, इतनी है, और पोल से इक्वेटर की दूरी कितनी है, इतनी है। और जहां पे दूरी ज्यादा होगी, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी, वहां पे हमारे पास ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। जहां पे हमारे पास डिस्टेंस जो है अर्थ के सरफेस और इक्वेटर में ज्यादा है, तो वहां पे हमारे पास ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। तो ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है किसके ऊपर, इक्वेटर पे, याद रख लेना। हमारे पास ग्रेविटी जो है वो कब होती है, किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, और पोल के ऊपर हमेशा क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, याद रख लेना। यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी पोल के ऊपर, और यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास ग्रेविटी कहाँ पे ज्यादा होती है, तो आपने बताना है पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है और इक्वेटर पे हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटी कम होती है। अब हमने आगे क्या निकालना है बेटा, ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आगे जी को कैलकुलेट करने वाले हैं हम, ठीक है, तो जी को यहां पे कैलकुलेट करते हैं। जी इक्वल क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास जो है पहले अर्थ का, देखो मास अर्थ का क्या होता है, मास जो होता है अर्थ का वो होता है हमारे पास बेटा इतना, याद रख लेना, इतना होता है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। रेडियस जो होता है हमारे पास अर्थ का वो होता है बेटा, रेडियस जो होता है अर्थ का वो होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है हमारे पास पीछे अभी किया था हमने, ये जी का वैल्यू, तीनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो। m 6 इंटू में 10⁻24 अपॉन में r कितना है 6.4 इंटू में 10⁻6 इसका होल स्क्वायर। जब इसको कट कटा के हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू जो आएगा हमारे पास अर्थ के सरफेस के ऊपर वो कितना कैलकुलेट होगा बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने याद रख लेना है जो जी की वैल्यू होती है हमारे पास अर्थ के सरफेस के ऊपर वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू है।
जो कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ के ऊपर ग्रेविटी अलग होगी, मून के ऊपर ग्रेविटी अलग होती है, जुपिटर के ऊपर ग्रेविटी अलग होती है। तो अलग अलग हमारे पास केसेस के अंदर ग्रेविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस के ऊपर वो इतनी आएगी। ओके, और जो g है उसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, वो इतनी ही हमारे पास होती है। तो हमने दो टर्म में डिस्कस किए हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और एक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया है जो हमारे पास क्या होता है, अलग अलग प्लैनेट्स पे हमारे पास ये जो g होता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो ये देख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास बेटा प्लैनेट्स के नाम दे रखे हैं, मास दे रखा है प्लैनेट्स का, और प्लस दे रखा है जो g की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होती है। जैसे मरकरी है, मरकरी का मास दे रखा है, इतना मास होता है, और उसकी जो g की वैल्यू होती है 3.7 होती है। वीनस की देखो मास इतना दे रखा है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है। अर्थ का वैल्यू कितना है, मास हमें अभी निकाला था, बताया था, और ये इसकी वैल्यू g अभी बताई थी 9.8। मार्स के ऊपर हमारे पास देखो ये मार्स पे ग्रेविटी जो है बहुत कम है। देखो ये देखो मार्स पे ग्रेविटी क्या है, बहुत कम है, 3.7 है। जुपिटर पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, ये देखो 23.1 है। सैटर्न पे देखो 9 है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर हमारे पास ग्रेविटी क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक है, तो g जो है हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग है अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर। इनको देख लेना एक बार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हमारे पास यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो मोशन है हमारे पास, उसके ऊपर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, मतलब उसका इफेक्ट जो है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे से ऊपर की ओर फॉल डाउन करवा रहे हैं या ऊपर से नीचे की ओर फॉल डाउन करवा रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका जो इफेक्ट है किसके ऊपर, मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब मैं नीचे से कोई मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर की ओर फेंकूं तो ये क्या जाएगा बेटा, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा तेजी से। ठीक है, ये आपको पता है क्यों होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जिसको हम जी बोलते हैं। ओके, अब वो कह रहा है कि एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा जो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है वो मास के ऊपर या किसी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है बेटा, फेदर है, या मेरे पास और कोई हल्की चीज ले लो, कोई और चीज ले लो, जैसे मान लो कि कॉइन है या स्टोन है। ठीक है, इन दोनों में से एक ले लो, या हम क्या करते हैं या स्टोन लेते हैं, दो चीजें लेते हैं, ज्यादा में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो मेरे को ये बताओ कि मैं जब फेदर को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, किसी पंख को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, और जो स्टोन है, इन दोनों को मैं एक साथ ऊपर से नीचे फेंकता हूं, फेदर को और स्टोन को एक साथ ऊपर से नीचे फेंका, तो ये बताओ फेदर सबसे पहले नीचे जाएगा या स्टोन। तो आपको पता है स्टोन तेजी से नीचे जाता है और फेदर तेजी से नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो हमारे पास इसके पीछे रीजन क्या है, तो आप ये कहोगे सर स्टोन क्या होता है, भारी होता है। आप क्या कहोगे, सर स्टोन भारी होता है, इसलिए जो हमारे पास अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको तेजी से नीचे की ओर खींच रहा है। ओके, और आप कहोगे फेदर क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन ये सही नहीं है। ओके, ये हमारे पास जो फेदर है या स्टोन है वो तेजी से नीचे आए, ये मास के ऊपर या किसी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, एयर के रेजिस्टेंस के ऊपर। ये एक क्वांटिटी होती है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, ठीक है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो वो कितनी हमारे पास, जैसे मान लो कि ये देखो ये स्टोन है और ये फेदर है, ये दोनों को ऊपर से नीचे हम जब गिराएंगे तो वहां पे क्या होगा, फेदर के ऊपर
एयर का रेजिस्टेंस क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, एयर का फोर्स फेदर के ऊपर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से हमारे पास फेदर जो है धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन स्टोन के ऊपर एयर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए स्टोन क्या है, तेजी से हमारे पास क्या आता है, नीचे आता है, और उसके बाद फेदर नीचे आता है। तो आगे से आपने ध्यान रख लेना है कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास क्या होता है, स्टोन तेजी से नीचे आता है, और उसके बाद क्या आता है बेटा, फेदर हमारे पास नीचे आता है। ओके, अब हमारे पास कुछ इक्वेशनें हम डिस्कस करेंगे। ओके, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तब हमारे पास क्या होता है उन इक्वेशन के अंदर। तो 3 इक्वेशन कर रहे हैं मोशन की। मोशन की आपको पता है 3 इक्वेशन कौन सी होती हैं, एक होता है v इक्वल u प्लस 80, एक होता है s इक्वल ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन क्या होती है, ये वाली। इन 3 इक्वेशन के अंदर हमने ये करना है कि मैंने एक केस ले लिया कि जब मैं ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की ओर फेंक रहा हूं, जब मैंने ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये टॉपिक कौन सा है, ऑब्जेक्ट का मोशन करवाना है, तो जब ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं मैं, अपवर्ड की ओर फेंक रहा हूं, ऊपर की ओर, और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हमेशा अपवर्ड की ओर फेंकने पर एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस में होता है। याद रख लेना, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, और जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे a क्या होगा, माइनस g होगा। तो यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल u प्लस 80, हमने a की जगह क्या लगा दिया, g लगा दिया। क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशन का चैप्टर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे g लगा दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एक्सेलरेशन क्या होती है, माइनस g होती है, तो v इक्वल क्या आ गया, u माइनस gt। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की ओर फेंका तो जो मेरी पहली इक्वेशन है मोशन की वो क्या आई, v इक्वल u माइनस gt। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी इक्वेशन निकालना चाहता हूं, कौन सी, s इक्वल ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। वही सेम a की जगह माइनस g लगाना है, तो यहाँ पे वही ut प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आएगा, g की जगह क्या आएगा, माइनस, a की जगह क्या आएगा, माइनस g, और t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगी बेटा हमारे पास, इस इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन ut प्लस, प्लस नहीं आएगा, ये माइनस का है, तो माइनस gt स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अपवर्ड की ओर है। ये सेकंड लिख लो इक्वेशन की मोशन। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, थर्ड में भी वही करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a की जगह क्या लगाना है हमने, a की जगह क्या लगाना है, माइनस g। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास बेटा, माइनस 2gs। यहां इसको ये लिख सकते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास क्या आएगा, जैसे मान लो कि v स्क्वायर है, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2gs हो सकता है, और ये माइनस का इधर जाके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान रख लेना है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की ओर मूव करवाएंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में लेनी है, और इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्मूला चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, चेंज हो गया। ओके, ये तो था जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे, जब फ्री फॉल होगी बॉडी, तो फ्री फॉल के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, जब हमारे पास बॉडी क्या है, फ्री फॉल है, ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। याद रख लेना, u जो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है जब ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फेंकते हैं। तो v इक्वल क्या है, u प्लस 80, और मैंने बताया था एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव में आती है जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं। तो v इक्वल क्या आ गया, u प्लस a की जगह gt। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन निकालनी है, a का वैल्यू वही लेना है, ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, वही 2gs। तो ये थर्ड आ गया।
तो हमने जब बॉडी फ्री फॉल है तो इक्वेशन जो है मोशन की वो ये आ जाएगी, और जब अपवर्ड थी तो उसमें क्या साइन आ रहे थे उसमें देख लेना। ओके, तो ये था हमारे पास मोशन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या होगा जब हमारे पास इन्फ्लुएंस इफेक्ट पड़ेगा किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का। तो ये हमने इक्वेशनें कर ली हैं। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन करते हैं इनके ऊपर बेस। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द मास ऑफ द अर्थ इज, मास जो है अर्थ का वो इतना है, एंड दैट ऑफ मून इज, मून का मास वो कह रहा है इतना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस इतनी हो तो कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून, कि अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मून के ऊपर वो कितनी कर रहा है वो हमें बताना है। जी की वैल्यू हमें दे रखी है, पहले मास दे रखा है अर्थ का, मून का मास भी दे रखा है, डिस्टेंस जो है अर्थ और मून के बीच दे रखी है, और प्लस हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, जी का वैल्यू दे रखा है, और हमें कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है अर्थ का मून के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा, याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे जी का वैल्यू दे रखा है, सभी का वैल्यू दे रखा है, तो इसके अंदर सिर्फ पुट कर दो वैल्यू। तो हमारे पास जी का वैल्यू क्या है इतना, एम का वैल्यू कैपिटल एम, मास अर्थ का कितना दे रखा है, इनटू में स्मॉल एम, मास मून का कितना दे रखा है, अपॉन में डी, डी कितना दे रखा है, किलोमीटर के अंदर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करो तो 3.84 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 3.84 इंटू 10⁻⁵ इंटू में 10⁻3, 3 क्यों लगाया, 1000 लगाते हैं, तो ये दोनों कर दो, किलोमीटर था 1000 लगा दिया, तो हमारे पास किस में चेंज हो गया, मीटर के अंदर। तो ये अब वैल्यू जो आई है हमारे पास वो किस में आई है, मीटर में। तो यहाँ पे वैल्यू लिखनी है मीटर के अंदर, पहले किलोमीटर में थी। ओके, अब इसका क्या करते हैं, स्क्वायर, क्योंकि डी का क्या है, स्क्वायर है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले आपने क्या करना है, ये देखो ये जो पावर है इनको क्या कर लेना है, आपस में प्लस माइनस कर लेना है। तो 10⁸ है, 10⁸ है, तो ये पावर को अलग कर लो एक बार, ये पावर कितनी है देखो, इनको जोड़ो, 24 और 22, 24 और 2 कितना 26, और 26 और ये आ गया 46, तो ये दोनों पावर को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा मेरे पास, 46 बनेगा, और इसमें से ये पावर माइनस कर दो, 46 में से 11 गया तो कितना बेटा आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर पावर कितनी बची, सिर्फ मेरे पास 35। तो ये देखो आप ऐसे कर सकते हो इसको सॉल्व, 6 इंटू में 7.4, पावर को अलग कर दिया तो मेरे पास ये पावर बची सिर्फ 35। अब देखो नीचे बचा 3.8, इसका स्क्वायर अलग निकाल दो, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये 10⁻16 आएगा, 8 2 जा 16। अब 16 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बनेगा, 10⁻16। अब 35 में से 16 गया तो आपको पता है 35 में से 16 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 19। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी, दोनों को माइनस करके वैल्यू जो बचेगी वो 10⁻19 बचेगी। ओके, अब आप ये 10⁻19 वैल्यू बची, इसका स्क्वायर रूट क्या कर देना है बेटा, आपने खोल देना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये देख लेना, मैंने आपको सिखा दिया है, पावर को अलग मल्टीप्लाई करना है आपने, और इनको अलग मल्टीप्लाई करने के आप इनकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पावर को अलग आप ऐसे प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। ओके, और इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में, और जो वैल्यू आएगी ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सुनो ध्यान से, ए कार फॉल ऑफ ए लैच एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जी दे रखा है, जी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू वो नहीं दे रखी 9.8, यहाँ पे जी की वैल्यू फिक्स दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सुनो ध्यान से, एक कार को
पहाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, चोटी होती है, मतलब पहाड़ी के किनारे से नीचे फॉल डाउन करवाया है किसी कार को, ठीक है, और वो हमारे पास 0.5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो जहां पे जी की वैल्यू इतनी दे रखी है, अब हमें उसके अंदर क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। हमारे पास स्पीड क्या होगी कार की जब वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड से, ठीक है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट स्पीड निकालना है तो u + 80, u का वैल्यू फ्री फॉल के लिए क्या होता है, u 0 होता है, तो यहाँ पे याद रख लेना v इक्वल u तो 0 हो गया प्लस a, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है मेरे पास, एक्सेलरेशन कुछ दे नहीं रखा क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे पास क्या बेटा, g एक्सेलरेशन ही होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉलिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था v इक्वल u प्लस a को g लिखते होते हैं हमेशा, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फ्री फॉलिंग के लिए एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो u का वैल्यू 0 रखना है, तो हमारे पास क्या है, u 0 आ गया तो g इंटू में t, सिर्फ यहाँ पे g का वैल्यू भरना है, g का वैल्यू कितना है 10 इंटू में t का वैल्यू कितना है हमारे पास, t का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 0.5 सेकंड, ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर, तो स्पीड का वैल्यू कितना आ गया इतना, ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ चुकी है। तो फर्स्ट देख लो ये स्पीड कैसे आई है, v इक्वल क्या था u + 80, u हमारे पास 0 होता है जब किसी फ्री फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो v क्या आएगा gt, और a की जगह g क्यों लगाया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू भर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो हमारे पास, सेकंड हमें निकालना है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u + v अपॉन में 2, u का वैल्यू 0, v का वैल्यू अभी हमने निकाला था 5, पीछे निकाला है ना अभी, 5 अपॉन में 2 कितना आ गया, 5 अपॉन में 2 कितना आ गया 2.5, ओके, तो ये आ गया हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या निकालना है, थर्ड हमारे पास वो कह रहे हैं हाउ हाई इज दी लेज फ्रॉम दी ग्राउंड, ग्राउंड से जो किनारा है पहाड़ी का जो चोटी है वो कितना है, वो इसका मतलब उसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a की जगह g लगाएंगे, u हमारा 0 है तो क्या आएगा, u तो 0 आ जाएगा, और a की जगह हमने g लगा दिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इक्वल, ये तो पार्ट 0 हो गया पूरा का पूरा, तो 1/2 gt², फिर क्या भरना है, g का वैल्यू भर दो, 10 इंटू में t का वैल्यू कितना आ गया 0.5 इंटू में इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में 10 इंटू में 0.25, तो ये इस पे कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया 1.25 मीटर, तो s क्या आ गया 1.25 मीटर, ये बिल्कुल आसान है, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को हमें वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रो अपवर्ड्स, एंड सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मार्कर है मान लो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है तो उसने कितना हाइट कवर किया है, 10 मीटर हाइट कवर किया है। अब हमने ये क्या निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से हमने उसको नीचे से ऊपर की ओर फेंका है, वो हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसको हाईएस्ट पॉइंट तक, मान लो कि ये ऊपर तक फेंका, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा नीचे से ग्राउंड से, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें इनिशियल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से उसको नीचे से ऊपर की ओर फेंका है, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, नीचे से ऊपर की ओर फेंक करें, एक सर्टेन हाइट तक जाके रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे v क्या होगा 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी वहां पे 0 होगी, याद रख लेना, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने का, इनिशियल वेलोसिटी को निकालने का, v² - u² इक्वल टू 2 इंटू as। आपको पता है v 0, u निकालना है हमें, 2 इंटू में a कितना दे रखा है, a दे रखा है क्या
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपको पता है g होता है इनटू में s, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 इंटू में s कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इसको ध्यान से देखो, आप एक चीज यहाँ पे बोल रहे हो बेटा, वो क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास रूल क्या होता है, पहले रूल करेंगे फिर आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा था कि यहाँ पे ए जो होता है एक्सेलरेशन जो होता है उसको जी में लिखते हैं, लेकिन अपवर्ड की ओर फेंकने पर एक्सेलरेशन माइनस में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो पहले ये वाला रूल हम फॉलो कर लेते हैं, माइनस क्यों लगाया, अपवर्ड फेंकने पर एक्सेलरेशन माइनस में होता है, ठीक है। अब हम वो रूल अपना लेते हैं कि वेलोसिटी हमारी यहाँ पे 0 होगी, तो v 0 होगा तो क्या रहेगा, v का ये होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस, यही होगा। तो ये क्या बचेगा 2gs, क्या बचेगा, माइनस का ये है माइनस का ये है 2gs बचेगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2gs के, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू भरनी है, 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू में इसका वैल्यू 10, तो ये आता है हमारे पास कितना, तो u क्या आएगा इसका अंडर रूट ये आएगा, तो ये हमारे पास हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली जो कितनी आई है 14 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसका टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल होता है u प्लस 80, यहाँ से t निकालेंगे, v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू हमने अभी निकाला है 14 है, a का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, हमारे पास वही v इक्वल u माइनस जी टी, क्योंकि a क्यों आया, a की जगह माइनस जी क्यों लगा, नीचे से ऊपर की ओर फेंका। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, v का वैल्यू तो 0 है, u का कितना है 14 है, माइनस g का वैल्यू 9.8 होता है, t का वैल्यू कितना होता है, t का वैल्यू अभी हमारे पास क्या था, t कितना था, t हमें निकालना है, t तो हमें फाइंड आउट करना है ना, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे देखो ये आ गया माइनस 9.8 इंटू में t, ये आ गया, ये माइनस का है इस साइड जाके क्या होगा, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसल आउट, तो ये क्या आ गया t इक्वल क्या आएगा 14 अपॉन में 9.8, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है 14 अपॉन में 9.8, तो t इक्वल 14 9.8 ऊपर जाके 10 लग जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये 7 पे जाएगा, तो ये आएगा 10 अपॉन में 7। अब ये देखो 10 अपॉन में 7 क्या होता है 1.43 सेकेंड, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। बस इतना याद रख लेना था आपने कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू as, एक्सेलरेशन माइनस में लेना है, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, फिर v का वैल्यू 0 रखना है, बाकी जो वैल्यू है इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला जिससे t निकालना है, v इक्वल u प्लस 80 है, यहाँ से t की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस फॉर्मूले के अंदर a की जगह माइनस g भरना पड़ेगा, v की वैल्यू 0 भर दी, फिर वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया, वो आ गया 1.43 सेकेंड। तो ऐसे आप इसके क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो आज हमने बेटा कुछ टर्म डिस्कस की, जैसे ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया, मोशन के बारे में डिस्कस किया कि मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो हमारे पास उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ओके। उसके बाद हमने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन को अपवर्ड जाने पर या डाउनवर्ड आने पर इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आता है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन किए हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।